एक घर में पार्टी चल रही होती है और उसी पार्टी में डीजे बज रहा होता है। उस घर के मालिक को जब लगता है कि आवाज़ कम आ रही है, वह डीजे वाले से कहता है, भाई इसकी आवाज़ थोड़ी और बढ़ा दो। और दोस्तों, उस आवाज़ को बढ़वाकर वह मालिक जो होता है वह अब अपने कमरे में जाता है और फिर यहाँ अपने कमरे में अपनी पत्नी और अपने मित्रों के साथ वह एक ऐसे काम को करता है जिसके बारे में जिसने भी सुना उन्हीं लोगों के होश उड़ गए। दरअसल वहाँ पर वह अपनी 18 साल की जो बेटी है उसको नीचे लिटाए हुए था और उसने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर उसकी जो पत्नी है उसने उस लड़की के पैर पकड़ रखे थे और लोगों ने उस लड़की के हाथ दबा रखे थे। दोस्तों, यहाँ पर वह अपने दूसरे हाथ से उस लड़की के गले को इतनी बुरी तरह से दबाता है, अब तो वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से झटपटाती है और ऐसे जैसे कि उसकी जान जा रही हो। इतनी ही देर में वह लड़का जो कि वहाँ पर उस धारदार वस्तु को लेकर खड़ा था, वह अपने पिता को उस वस्तु को दे देता है और फिर तो वहाँ पर यानी कि खून के फुहारे छूटने शुरू हो गए, क्योंकि वह पिता अपनी बेटी के शरीर में इस प्रकार से उससे वार कर रहा है, यानी कि उसको ऐसे गोद रहा है जैसे कि वह कोई निर्जीव वस्तु हो। और दोस्तों, देखते देखते वहाँ पर मौजूद हर किसी के शरीर पर जो लाल लाल खून के धब्बे लग गए थे, सभी लोग खून में नहा गए। और बस अब तो यहाँ पर एक नया प्रोग्राम शुरू होने वाला था जिसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यारी सी विनती, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि यहाँ पर मिली हुई शिक्षा हमको बहुत सारा ज्ञान देकर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं भीषम प्रकाश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। दोस्तों, यहाँ पर एक थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम मुसहरी है। मुसहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वह गांव जिसका नाम डुमरी है, वहाँ पर नरेश पंडित नाम के व्यक्ति के घर में यह प्रोग्राम चल रहा होता है। दोस्तों, यह प्रोग्राम जो कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाया जा रहा है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और खाने पीने की जो वस्तुएं बनी हैं उनका आनंद उठा रहे होते हैं और तो और बच्चे डीजे की आवाज़ पर नाच रहे होते हैं। जैसे ही नरेश पंडित वहाँ आता है और डीजे वाले से उसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए कहता है, अब तो भाई वह आदमी डीजे की आवाज़ बढ़ाता ही है। डीजे की आवाज़ जब बढ़ती है तो नरेश पंडित वहाँ से अपने सीधे कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद उसकी पत्नी और उसके मित्र भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस कमरे में मौजूद होती है उसकी मंझली बेटी। दोस्तों, यह वही बेटी होती है जिसने करीब मार्च में अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। और यहाँ पर नरेश पंडित अपनी बेटी द्वारा उठाए गए इस कदम से बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान था। और जब 19 मार्च को उन्होंने उस लड़के के घर पर दबाव डाला, सामाजिक भी, पुलिस का दबाव भी, तब जाकर वह लड़की यानी कि उसके घर लौटती है। लेकिन तब तक वह जो लड़की है वह उस लड़के मिथुन कुमार से शादी कर चुकी होती है। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों की जो कास्ट है वो अलग अलग है, लेकिन इन्होंने जो प्रेम विवाह किया है उसके अंतर्गत जो मिथुन कुमार है वह उस लड़की का पति लगता है। और दोस्तों, जब नरेश पंडित यानी कि उस लड़की को अपने घर लाता है, उसको समझाता बुझाता है, उससे बारंबार इसी बात को कहता है कि बेटी, अब उस लड़के को तुम भूल जाओ, तुम्हारी शादी कराएंगे जरूर, इसी कास्ट में कराएंगे और अच्छा घर परिवार देखकर। तुमने उस लड़के में क्या देखा है? लेकिन वह जो लड़की है वह बारंबार इसी बात को कहती है कि मैंने उससे प्यार किया है, मैंने अब उसके साथ ही ज़िंदगी जीने का निर्णय भी किया है, उससे शादी भी कर ली है और अब तो मैं उसी के साथ ही रहूँगी। अब जहाँ वह लड़की इस प्रकार से बगावत के सुरों को निकालने लगी थी, वह अब अपने प्रेमी से भी बात करने लगी थी। यही बात उस नरेश पंडित को इतनी नागवार गुजरती है कि वह उस लड़की के बारे में इतना कठोर निर्णय लेता है और उस मामले में वह अपनी पत्नी, अपने मित्रों को बताता है और सभी लोग इस मामले में इस गंभीर कदम को उठाने के लिए राजी हो जाते हैं। और दोस्तों, फिर तो ये लोग अपनी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं
और दोस्तों इसी प्रोग्राम के तहत यानी कि किसी और को मालूम ना चले यह बड़ा षड्यंत्र होता है और इसी षड्यंत्र के दौरान ये इस सारी प्रक्रिया को अंजाम दे डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब मिथुन कुमार को शक होता है कि उसकी जो पत्नी है उससे उसकी जब बातें नहीं हो पा रही हैं, तो जो मिथुन है वह अपने गांव के चौकीदार से कहता है कि भाई उनके घर जाइए और पता करके आइए कि वहाँ पर वह लड़की मौजूद है या नहीं। अब तो जैसे ही वह चौकीदार वहाँ जाता है उसको मालूम चलता है कि यहाँ पर वह लड़की है नहीं, वह अपने रिश्तेदार के पास गई है। लेकिन दोस्तों वह लड़का मिथुन कुमार बारंबार इसी बात को कहता है कि भाई वह जो लड़की है ना, वह लड़की अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वह किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई है। अब तो मिथुन कुमार उस चौकीदार को लेकर सीधा पहुंचता है पुलिस थाने और मुशहरी पुलिस थाने में जाकर जब एसएचओ साहब के सामने इस पूरी कहानी को वह बताता है, अब तो पुलिस को भी शक हो जाता है कि भाई कोई ना कोई बात तो गड़बड़ है ही। दोस्तों पुलिस अब आगे एक अहम कदम उठाती है और सीधी पहुंचती है नरेश पंडित के घर पे। और नरेश पंडित से जब पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी बेटी कहाँ है, उस लड़की का नाम होता है नीशू, और नीशू के बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारी जो बेटी नीशू है वह अब हुई कहाँ पर है। यहाँ पर नरेश पंडित कहता है कि वह अपनी मौसी के घर पर गई हुई है। अब तो पुलिस उनसे फिर कहती कि हमारी उस लड़की से बात कराओ। अब नरेश पंडित झूठे को फोन मिलाता है और कहता है कि हाँ इस लड़की को शाम को या फिर कल तुम घर भेज दो, लेकिन वह फ़ोन तो मिला नहीं पाया, वो तो झूठ मूठ में फ़ोन कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब उससे कहती कि भाई हाँ क्या रहा, तुम्हारी बेटी कब तक आएगी। अब यहाँ नरेश पंडित कहता है कि वह लड़की कल आ जाएगी और कल आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस उस नरेश के उन बयानों पर ध्यान देती है जो नरेश दे रहा होता है। दरअसल नरेश अपनी जो निगाहें हैं वह लगातार बदल रहा होता है और यहाँ पर पुलिस को थोड़ा शक भी होता है। अब तो वह नरेश पंडित से उसकी पत्नी को बुलाने की बात करता है। दोस्तों यहाँ पर नरेश पंडित की जब पत्नी वहाँ पर आती है उससे जब पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, अब तो वह जो महिला है वह कहती है वह अपनी मौसी के घर पर गई हुई है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने झूठ तो बोल दिया, लेकिन ये झूठ ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकता है। पुलिस अब उससे कहती है कि देखो नरेश, आगे की कार्रवाई करना हमें बखूबी आता है। अब हम आपसे प्यार से पूछने वाले हैं कि दरअसल वह लड़की कहाँ पर है। दोस्तों अब तो वो लोग यानी कि शक पका तो गए ही, पुलिस ने समझ लिए, पुलिस भी समझ गई कि भाई कहानी क्या है, वो लोग भी समझ गए। और अब तो जब पुलिस अपनी जो पूछताछ है उसको अलग माहौल में बदल कर कहते हैं कि नरेश ऐसा ना हो कि भाई जिसमें ज़्यादा हाड़ कटे, बढ़िया ठुकाई हो, तेरी भी हो, तेरी पत्नी की भी हो और तेरी पूरे गांव में थू हो। भाई इस मामले में तू आगे मत बढ़, हमको पूरी बात बता दे कि दरअसल वह लड़की कहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर तो नरेश अब टूट जाता है, टूट कर बिखर जाता है और इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उसने अपनी बेटी की जान ले ली है। और उसने उस लड़की की जान कैसे ली है वह सारी कहानी को बताता है कि वह पहले अपने घर में एक पार्टी का आयोजन करता है, वहाँ पर एक डीजे वाले को बुलाता है और डीजे वाले से कहता है भाई बहुत तेज में इसको डीजे को बजाना है। वह जब उसको तेज आवाज़ में बजाने लगता है वह आकर दोबारा और तेज आवाज़ कराता है। उसके बाद वह कमरे में जाता है और फिर अपनी लड़की की, अपने मित्रों, अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस लड़की की जान ले लेता है। दोस्तों उसके बाद उसका यह खौफनाक चेहरा सामने आता है कि वह जो आदमी है वह अब एक और बड़ी वस्तु को उठाकर लाता है जो कि तेज धारदार वाली होती है और फिर तो वह अपनी बच्ची के जो शरीर के टुकड़े करने लगता है। और दोस्तों इन्हीं टुकड़ों को वह अब लेकर जाता है बर्तन पकाने वाली भट्टी में। दोस्तों ये नरेश पंडित जो है यह एक पार्षद भी है, साथ ही साथ यह अपने गांव में जो बर्तन पकाने वाली भट्टी है यानी कि कुल्हड़ वगैरह जो होते हैं इनको बनाने का कार्य किया करता है और फिर वह अपनी लड़की के जो टुकड़े हैं उनको लेकर यानी कि उस भट्टी में उनको ज़बरदस्त तरीके से जलाता है। और दोस्तों अब तो यहाँ पर बड़ी तेज़ मतलब कि स्मेल उठती है और सभी लोग उस स्मेल को देखकर सोच रहे होते हैं भाई दावत का माहौल है, डीजे बज रहा है, हो सकता है भाई तंदूर चल रहा हो। और दोस्तों वह इसी प्रकार से उस लड़की के सारे शरीर को उस भट्टी में फूंक डालता है। दोस्तों उसके बाद वह इंतजार कर रहा होता है कि कब वह भट्टी में पड़े हुए अंगों की राख बने और फिर वह नरेश अपनी पत्नी के साथ मिलकर वहाँ उस जो भट्टी है उसको ठंडा होने का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों उस भट्टी को ठंडा होने में सुबह तक का वक्त लगता है, तब तक वह जो
यानी कि पिता और माँ वहाँ पर घर में मौजूद होते हैं। रात के 11 बजे के लगभग वह डीजे भी बंद हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और दोस्तों सुबह सुबह वह जो पति और पत्नी हैं दोनों मिलकर उस भट्टी को खाली करते हैं, उसमें मौजूद जो भी राख है उस राख को उठाते हैं और राख को ले जाकर वहीं नज़दीक में बहने वाली जो नहर है उसमें फेंक कर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही उस नरेश ने यह पूरी कहानी पुलिस के सामने बताई, अब तो पुलिस उससे कहती कि भाई अब आगे का क्या निर्णय है, क्या तुम्हें उनके साथ चलना है या फिर और कोई कहानी सुनानी है। यहाँ पर नरेश कहता है कि वह बिल्कुल सही सही बात बोल रहा है, लेकिन वह अपनी लड़की को समझा समझा कर थक चुका था। वह बारंबार इसी बात को कहता है कि उसकी जो लड़की है वह लड़की उस मिथुन कुमार नाम के लड़के को भले ही भूल जाए। दरअसल वह जो मिथुन यानी कि एक ऐसी जाति से ताल्लुकात रखता है जिनको वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। और दोस्तों वो उस लड़की को बारंबार समझाता है बुझाता है, लेकिन वह लड़की जो कि कॉलेज में पढ़ने लगी थी और कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही उस लड़के मिथुन कुमार से उसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों इसी बात के चलते उनका जो ये प्यार है यह प्यार आगे बढ़ता है और ये दोनों अब तो एक होने का निर्णय कर लेते हैं और ये लोग फरवरी 2025 में अपने अपने घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और दोस्तों ये दोनों मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब नरेश पंडित का सामाजिक और पुलिस का दबाव जब उस लड़के के परिजनों के पास उनके ऊपर बढ़ता है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और फिर 19 मार्च 2025 को उस लड़की और लड़के को दोनों को उन नरेश पंडित के आगे पेश भी करते हैं और उस लड़की को नरेश पंडित को सौंप दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को लेकर नरेश अपने घर तो आता है और उसको बारंबार समझाता है बुझाता है, उससे कहता है कि बेटी इस प्रकार की बातों में बिल्कुल मत आ वरना कहानी बिगड़ जाएगी। लेकिन वह तो ऐसी प्यार में पागल हुई कि वह बारंबार यही बात कहती कि नहीं पिताजी मैंने तो जाना ही है उस यानी कि मिथुन कुमार के साथ ही और उसके साथ ही रहना है उसकी पत्नी बनकर। आप लोग चाहे जितने भी जोर लगा लो वह कहीं और जगह नहीं जाएगी, ना ही किसी और लड़के से शादी करेगी, वह तो बस मिथुन की ही होकर रहेगी। और दोस्तों नरेश और नरेश की पत्नी के बार बार समझाने के बावजूद भी ये लड़की उनकी बात नहीं मानती और फिर तो ये लोग अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, बड़े छोटे लोगों को सबको बुलाते हैं, लेकिन वह लड़की मान ही नहीं रही है। और फिर तो ये लोग अब एक ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, उस षड्यंत्र के तहत वो लोग पार्टी का आयोजन करते हैं और उसी पार्टी में अपनी बेटी की ऐसी दर्दनाक मतलब कि जान ले ली जाती है। उसके बाद उसके बॉडी के पार्ट्स को उस भट्टी में जला दिया जाता है और जब उसकी राख हो जाती है तो उसको लेकर वो लोग नहर में फेंक आते हैं। अब दोस्तों पुलिस के सामने नरेश ने जब अपना पूरा जो अपराध है वह स्वीकार कर लिया, उसके बाद पुलिस अब उसको गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले जाती है और आगे का मामला बना दिया गया है, सजा दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर नरेश के साथ निभाने वाली उसकी पत्नी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम आप लोगों के हम लोगों के सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं हमको सबक और सीख अवश्य देकर जाते हैं। और दोस्तों इसी सीख के दौरान मालूम चलता है कि इंसान इस प्यार के चक्कर में आके इन मन के हाथों में फंसकर ऐसे ऐसे बुरे कर्मों को कर बैठता है जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। क्या उस लड़की ने सोचा था कि उसको पिता ही जो कि अपने कंधों पर अपने बच्चों को खिलाता है, उनके हर दुख दर्द को बड़े ही हंसते हंसते सहन कर जाता है, वही पिता अपने ही हाथों से अपनी ही बच्ची की जान ले लेगा? लेकिन नहीं, क्या उस बच्ची ने सोचा ऐसा? मुझे तो लगता नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर भैया लड़की अपने माहौल में फंस गई, पिता अपने माहौल में फंस गया, क्योंकि पिता को भी था भैया समाज में उसकी थू थू हो गई, उसकी बेटी छोटी कास्ट के लड़के को लेकर भाग गई वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातों से वह भी डरा बैठा था। वह लड़की जो कि एक लड़के से प्यार कर बैठी, क्या आपको लगता है कि उसके पिता को यह बात मान जानी चाहिए थी या फिर उस लड़की को अपने पिता की बात मान जानी चाहिए थी? आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? आप एक सुंदर सा कमेंट लिख भेजिए और हमें बताइए कि आप लोग हमारे वीडियो को कैसे लाइक करते हैं और सुंदर सा कमेंट करते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला
तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।